पाकिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन दोबारा शुरू हो रहा है। हुकूमत समझती है कि दहशतगर्दों को ख़त्म करना होगा और ये कहा जाता है कि माजी में भी जब 2001-2 में वॉर एंड टेरर शुरू हुई तो तब से हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान से जो है अमेरिका निकल गया, तालिबान जो है वो अपना अमन क्रिएट करके बैठे हैं, इंडिया में अमन है वो कारोबार कर रहे हैं, चाइनीज़ जो है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और क्या क्या कर रहे हैं। और हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी आज भी कह रही है कि मिलिट्री ऑपरेशन करने करने लगे हैं। आपको लगता है कि तारड़ साहब ये आखिरी मिलिट्री ऑपरेशन होगा दहशत गर्दों के खिलाफ, या कि आप समझते हैं कि ये एक वॉर इकोनॉमी है जिससे आप फायदा उठा रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट से हम फायदा उठा रहे हैं? चीमा साहब, ये आपका आखिरी ऑपरेशन नहीं होगा, आपके कई ऑपरेशन होते रहेंगे। लेकिन मैं जिस तरह बताना ये चाहूंगा कि आपको मेजर हार्ट सर्जरी की, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, एक ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ आप पाकिस्तान की बॉडी की सिर्फ एक जगह से ब्लीडिंग नहीं हो रही, हर जगह से ब्लीडिंग हो रही है। जिस तरह मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि आप करप्शन आपके कल्चर का, आपके डीएनए का हिस्सा बन गया है, उसका ऑपरेशन कौन करेगा? आपको एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑपरेशन की जरूरत है, वो कौन करेगा? आपने करैक्टर साजी बंद कर दी है, उसका ऑपरेशन किसने करना है? मैं अब ये बताना चाहूंगा, आपने इस्लाम को एज ए कारोबार इस्तेमाल किया, आपने जिहाद को एक इंडस्ट्री बनाने की कोशिश की यहाँ पिछले 20-25 सालों में, तो उसके असरात, और आज फिर क्या हो रहा है मैं बताना ये चाहूंगा। इसलिए आपका आखिरी ऑपरेशन नहीं है कि एक बंदा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, मोर लिबरल, ओपन माइंडेड, कुछ 4-6 किस्म की खवातीन से उसके बच्चे हैं, उसने भी आगे जिहाद को इस्तेमाल किया, उसको भी मजबूरन अमर बिन मारूफ के पास जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें कहां लेके जाएंगे? आपके ऑपरेशन बंद हो सकते हैं यहाँ पे जब आप अपने बच्चों को सामने, अपनी औलाद ऑक्सफोर्ड में बैठा के, लंदन में बैठा के, सामने जो बच्चे खड़े हैं उनको अगर आप ये कहें सियासत नहीं जिहाद, आओ जिहाद करें, आओ जिहाद करें, तो फिर ये क्या? ये आप मुझे ये बताएं कि ये आखिरी ऑपरेशन किस तरह हो सकता है? किस तरह हो सकता है जब आपको जिहाद की डेफिनेशन की ना पूरा पता हो और आपने रंग रंग की खुद तंजीमें बनवाई हो अपने सुपरविजन में, ये लश्कर तैयबा है, ये फलां है, ये फलां है, क्योंकि आपको पता था ये कारोबार है हमारा, तो ऑपरेशन ये किस तरह बंद हो? और इस वक्त आपकी जो दूसरी पार्टी है वो कह रही है ये सारा ऑपरेशन सिर्फ इलेक्शन रोकने का बहाना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ एक लोगों की तवज्जो दूसरी साइड पे करने का एक तरीकाकार। इतराजात हैं इस चीज पे आपके, इस दहशतगर्दी को इस वक्त करने के। हाँ, उसमें ये मैं बात कहूंगी, ये पहली दफा इन्होंने क्यों कहा है कि जी आप टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करते रहे हैं, गलत करते रहे? पहले क्यों नहीं बात की? मुज़ाकरात किए हुए तो आज 2 साल हो चुके हैं। आज कह रहे हैं आपके सियासतदान की, ये कहते थे पेशावर में टीटीपी का हम ऑफिस बनाने के लिए तैयार हैं। इन्होंने आज क्यों ये कह रहे हैं कि इन्होंने टीटीपी के सारे लोगों को जेलों से रिहा किया था? आज क्यों कह रहे हैं? उनकी बात में भी वजन मौजूद है, ये पहले क्यों नहीं बात की गई? क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपकी हर चीज लीडिंग टुवर्ड्स डॉलर एंड पाउंड। यू आर डॉलर एंड पाउंड पीपल, दैट्स इट, पीरियड। जिसमें डॉलर और पाउंड नजर आएंगे आप उस डायरेक्शन पे चले जाएंगे। अमेरिका की तरफ से आए वहां चले जाते हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ से डॉलर पाउंड आए तो उधर मुंह कर लेते हैं, नमाजें शुरू कर देते हैं, उधर से ना आए तो चाइना की दोस्ती हिमालय से ऊंची कर देते हैं आप। तो ये दर हकीकत आपका ये ना आखिरी ऑपरेशन होगा और ना ये आपका ये सिलसिले रुक नहीं सकते जब तक आप तरक्की की तरफ, आप मुल्क को अपलिफ्ट करने की जब तक आप बुनियाद नहीं रखेंगे, जब तक आप डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखेंगे, जब तक आप पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, ये ऑपरेशन जारी रहे, चाहे इधर से जारी रहे चाहे उधर से जारी रहे। क्योंकि आप जो मेरा जो बात है, मुझे इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैंने इमरान खान की नजर में पाकिस्तान की रिलीफ देखी थी, मैंने भी ख्वाब देखा था, लेकिन द वे ही डिसअपॉइंटेड मी, इट इज टू मच। मैं नहीं समझता था कि ये बंदा नए पाकिस्तान से अमर बिन मारूफ एक सेकंड में चला जाएगा दूसरी साइड। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब इस बंदे ने कहा कि आए जिहाद करें, जिस वक्त मैं अब शॉक्ड, क्योंकि मैंने जिहाद को पूरी डिटेल से पढ़ा है। जिहाद जो होता है वो सर्टन सर्कमस्टांसेस के अंदर जाके हर मुसलमान पे वाजिब होता है। वो सर्कमस्टांसेस इस वक्त 21st सेंचुरी में किसी मुल्क में भी मौजूद नहीं है। वो सर्कमस्टांसेस
लेकिन आप जिहाद के नाम पे भी कारोबार कर रहे हैं, जिहाद के नाम पे भी सियासत कर रहे हैं, तो फिर ऑपरेशन तो होंगे, ऑपरेशन तो है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपकी 7-8 लाख की फौज है, आपने कहीं ना कहीं एंगेज तो उनको रखना है, किसी न किसी फड्डे में तो डालना है ना आपने, क्या आओ जी रड़ गया करिए जाओ, नहीं तो वो तो बोर हो जाते हैं फिर। लेकिन चीमा साहब, दुख के साथ है इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, बिल्कुल किसी को नहीं पता कि पावर इस वक्त जो है इख्तिदार आला किसके हाथ में है, कौन चला रहा है, हुज कॉलिंग द शॉट्स। और इन सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर जो हमारे ब्यूरोक्रेसी वाले भाई हैं, उनकी लॉटरी है, क्योंकि ना को पूछने वाला, रेट उन्होंने डबल कर दिया इन्फ्लेशन के साथ। इस वक्त आप मैं बल्कि अगले दिन सर्वे के हिसाब से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, आप इन्फ्लेशन के लिहाज से साउथ एशिया के नंबर 1 पर है आप। मैं दो चीजें बड़े दुख के साथ ये कहूंगा कि एक बैंकरप्ट कंट्री श्रीलंका, उसकी भी इन्फ्लेशन रेट आपसे कम है। अफगानिस्तान जो आफत जदा, जिनका कोई सड़क और पुल मौजूद नहीं है वहां पे, इन्फ्लेशन में वो भी आपसे नीचे है। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस ऑपरेशन के बाद अपने फाइनेंस मिनिस्टर को तालिबान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजें, वहां से वो पढ़ के आए, देखें उनसे कि मुल्क किस तरह चलाने हैं। ये जो आप यहां से ये लौंडे लपाड़े ले जाते हैं ना, यहां से ये जो IMF के मुलाजमीन, ये वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन, इनको प्लीज इनसे जान छुड़ाएं और तालिबान की क्लासें ले जाके। और अगर उससे भी कोई बचत ना समझ आ रही हो तो बांग्लादेश भेजे इनको पढ़ने के लिए, जो आपका हिस्सा थे, अब आपसे बहुत आगे निकल के जा चुके हैं। तार साहब, एक स्कीम आई है पाकिस्तान में, सुनने में ही आ रहा है, ये आपसे रिलेटेड क्योंकि आप बाहर बैठे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर करेंसी एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन है, उसने कहा है कि हम बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी हैं उनसे 24 अरब डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं। और बेसिकली उन्होंने कहा जी 3 से 4 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर से भी जमा किए जा सकते हैं। बेसिकली स्कीम ये है कि ये कह रहे हैं कि 1998 में भी इस तरह की स्कीम मुतारफ़ कराई गई थी जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, तो उसके बाद मुआशी पाबंदियाँ, इकनॉमिक सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगी, तो उस वक्त भी कुछ 10 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में इस तरह कहते हैं फ्राहम किए गए थे, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई थी। अभी वो कह रहे हैं कि ये जो 24 अरब डॉलर हैं, इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो गारंटर होगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सारा कुछ जो है इसको देखेगा। तो आपको लगता है तारड़ साहब कि ये चीज़ें जो हैं ये मुमकिन हो सकेंगी कि इस तरह 24 अरब डॉलर जो है वो दुनिया से इकट्ठे करना, और फिर वो कह रहे हैं कि हम वो जब पाकिस्तान में रखेंगे तो 2 साल बाद डॉलर का इजाफी फ़र्क जो होगा वो भी हम जो है उन लोगों को देंगे जहाँ से हम इकट्ठे करेंगे। और सुना है कि हुकूमत इस स्कीम को जो है वो सपोर्ट करने वाली है। डू यू थिंक जो पाकिस्तानी हैं बाहर बैठे हुए हैं वो they trust the system and the government to this extent? मैंने बिल्कुल मलक बोस्तान साहब की स्टेटमेंट को बड़े गौर से, मैं उनको बड़े पिछले अरसे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंटें दी हैं कि हमने 1988 में भी पैसे इकट्ठे करके दिए थे एटमी धमाकों के बाद। लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा, खान साहब ने तो अगले दिन एक बिल्कुल लाइन ड्रा कर दी ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर। मैं समझा जो उन्होंने ज्यादती की, उन्होंने सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज में से डॉक्टरों को चुना है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ यही पाकिस्तान को सेव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है अब कि पाकिस्तान को बचाएं। ये जो है हमारे जैसे जो मजदूर लोग हैं जो अनस्किल्ड लेबर की शेप में यहाँ पे आए थे, उनमें मेजोरिटी डिगियों में आई थी डंकियां लगाकर। उनसे उन्होंने कहा कि आप कमजोर लोग हैं, आप अपने दाल रोटी का बंदोबस्त करें, आप पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हजरात और 10 बिजनेसमैन बड़े उनको कहा है कि हम सिर्फ इनसे अपना जो है वो दाल रोटी चलाएंगे। तो एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तान हमारे अमीरुल मोमिनीन ने हमें मुबर्रा करार दे दिया। उन्होंने कहा जी तुसी मौज करो, सानू डॉक्टर ही बड़े। तो उसमें एक तो ये जिम्मेदारी डॉक्टर भाईजान की है कि वो कितना ले जाना चाहते हैं पाकिस्तान। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूंगा दुख के साथ, चीमा साहब, हम यहाँ पे आते हैं अमेरिका में, ज्यादातर जहां भी जाते हैं हम लोग, हम बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ाई के लिए आते हैं, यहाँ फिर डायस्पोरा का हिस्सा बनते हैं, कामयाब होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान लाइक माई सेल्फ, हम लोग अनस्किल्ड लेबर आते हैं इलीगल तरीकों से। हमें पाकिस्तान रिजेक्ट करता है, हमें जूते मारता है कि हम फिर निकलते हैं वहां से। आज मेरा क्वेश्चन है अमीरुल मोमिनीन से, अमीरुल मोमिनीन साहब, सर जो इस वक्त बंदे गुजरावाला मंडी बहुत दिन से पैदल चल के जो इटली और ग्रीस और यूनान और जो पहुंच रहे हैं पैदल, वो आपका डायस्पोरा है, आप उनसे पैसे मांग रहे हैं।
ये जो बार-बार आप नारे लगाते हैं, इतना पैसा बाहर से ओवरसीज़ ने भेज दिया है, सबसे पैसे ज़्यादा तो आपको सऊदी अरेबिया से आते हैं, नंबर 1 पोज़ीशनिंग उनकी है। वो ज़रा देखा उनके हालात क्या हैं? उनका आप कौन-सी उनको डिग्रियाँ देकर भेज रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, सबसे पहले। और दूसरा उसके बाद जो हम ये जो दूसरा लोग मिडल ईस्ट से लेबर से तंग आके यहाँ आ जाते हैं, आप उनमें से कितने समझते हैं कि ये सारा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं? और तीसरी बात ये है कि आज तक आपने कभी खान साहब एक जरूर करते हैं, जब भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों की बात करते हैं तो फिर ये भी साथ कहते हैं कि यहाँ पहले अपना हम माहौल ठीक करेंगे ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। वो माहौल ठीक करने के लिए तो 15 साल चाहिए। आपने 4 साल के अंदर कितने ओवरसीज पाकिस्तानी की प्रॉपर्टियां, प्लाट और कब्जे छुड़ाए थे आपने? मैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से कहता हूं, आप तो अपने बहनोई का प्लाट नहीं छुड़ा सके थे लाहौर में। सीसीपीओ का रिकॉर्ड में मौजूद है चीजें। तो लेकिन उसमें ये बिल्कुल इसी तरह है। मैं एक पंजाबी का जिस तरह एक लतीफा मशहूर था, वो किसी ने कहा था ना कि उन्हें क्या हासे से निकलने डुबियां रकमा जो उतर गई हैं, वो उसमें चीमा साहब ये था, ये बिल्कुल इस तरह कहते सेन में हम कीकर का दरख्त लगाएंगे, यहाँ से कपास के गड्ढे जहां से गुजरेंगे उनसे वो किकर के साथ लग जाएगी वो कपास, हम उतारेंगे और जाके मार्केट में बेचेंगे, आपके पैसे दे देंगे। खान साहब खुदा का नाम है, अगर पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर ले तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट आ जानी है। लेकिन वो किसने करना है भाई? ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? चीमा साहब मैं पूछना चाहता हूं, खान साहब आपके पास आपकी टीम के अंदर कोई एक नया बंदा ऐसा बता दें, कहें जी पिछले 4 साल हम नहीं हालात ठीक कर सके, ये बंदा आ गया है, ये हमारे पास सबसे बड़ा 30 मार खा है, ये अब पाकिस्तान बचाएगा। वही लौंडे लपाड़े ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 25-25 30 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ 12 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਲੀਫ ਦੀ ਡੱਬੀ ਉਧਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਭੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਮ ਇਧਰ ਸੇ $1.5 अरब IMF मुंह पे फेंकेगी। वो यार खुदा ना लो कौन सा नया बंदा आपके साथ ऐसा आया है जो आप कहते हैं नहीं जी ये ओवरसीज का मिनिस्टर बनेगा, ये बहुत पॉपुलर है और ये दूध की नहरें यहाँ चलाएगा। खुदा का नाम है हजूर, आप डॉक्टरों को बुला लें अमेरिका से। और सबसे बड़ी मैं एक और बात आपको बताऊं, ये डॉक्टर भाईजान भी जो ज्यादा आए हुए हैं लोअर मिडिल क्लास से आए हुए हैं, मिडिल क्लास पाकिस्तानियों से, ये भी भुख कड्ढन आए ने थे कोई। आप ये समझे ना कि यहाँ पे ये मेडिकल रिसर्च के लिए आए हैं, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ये भी हमारी तरह के भुख कड्ढन आए ने ते इन्हां कोल ले लो पैसे आ जे, सानू ते तुसां कहता साडे कोल ते पैसे ही नहीं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ तुसां क्या सवेर दी खाने शाम दी फिक्र पै जांदी। लेकिन ये कि बिल्कुल ही हर पार्टी ये बंदे लोग समझते हैं। मलक बोस्तान साहब, सबसे बड़ी बात ये है, आपके पास जो पैसा आता है ज्यादा हुंडी वाला या तमाशा, आधा ये 2 नंबर पैसा होता है। मुझे कोई काबिल फहम आदमी बता दें आप इस वक्त, काबिल फहम कोई जी शऊर आदमी, जी शऊर जिसके पास जिसको अखबार पढ़नी आती हो, मैं ये नहीं कहता कोई PhD इकोनॉमिक्स हो, जो अखबार पढ़ सकता है ओवरसीज पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान पैसे भेजेगा। जहां 300 रुपए का डॉलर है हजूर, 300 रुपए का डॉलर, 300 रुपए, और पता ही नहीं कि पाकिस्तान चला कौन रहा है, को भेजेगा पाकिस्तान। खान साहब आपने 4 साल के अंदर वो जो कल आपकी रिपोर्ट निकली है कि आपने बगैर सूद के कर्जे अपने अजीजों को दे दिए हैं $3 बिलियन के अपने दौर के अंदर। आप जब आए थे आपने पूरा पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया था फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। CPEC आपने बंद कर दिया था। अमेरिका के खिलाफ आपकी दुश्मनी शुरू हो गई थी। MBS को आपने कभी घड़ियां बेची हैं, कभी आप अपनी कैबिनेट की मीटिंग में उसका मजाक उड़ाते थे। आप उसका कोई मुल्क था जिसके साथ आपने सुबह का शाम इंडिया के साथ तजारत शुरू करेंगे, 2 घंटे बाद आपने माइंड चेंज कर लिया, कहते नहीं जी नहीं हमने माइंड। मेरे कोई आप बताएं 4 साल में कोई ढंग का काम किया हो? मेरे कान तरस गए खुद ये सुनने के लिए कि नहीं इमरान खान साहब ने फलां काम बहुत अच्छा किया। क्या किया था? उस्मान बुज़दार आपका कहां नजर आ रहा है आज? किधर है उस्मान बुज़दार? आप कहते थे वसीम अकरम प्लस है। मेरा मकसद है कुछ खान साहब आप इस तरह करें, ये कोई एक इंडस्ट्री पकड़ लें कि मैं टेक्सटाइल को इस तरह करूंगा, मैं यहाँ पे IT बना लूंगा, मैं ये ओवरसीज पाकिस्तानी की जान छोड़ें। मैं वैसे दुख के साथ ये कहता हूं कि हमारा डेस्पोरा के हमारे हालात कोई नहीं है यहाँ पे। हालात किस तरह नहीं है? क्योंकि देखें हम अगर इतने यहाँ पे ज्यादा वेल्थी होते, कोई कांग्रेसमैन होता पाकिस्तानी डिसेंट का। मैं आपको कहता हूं सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में बैठे हैं
पाकिस्तानी, एक काउंसिलमैन तक नहीं है वहां पाकिस्तानी, एक काउंसिलमैन तक नहीं। आप कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ पाकिस्तानी मिल मिला के यहाँ कांग्रेसमैनों के टिकट हवाई जहाज के साथ उनको डोनेशनें दे के पाकिस्तान ले जाते हैं। आज समझते हैं सारी कांग्रेस ही हमारे साथ है। आप बताएं ना, आप हमारे पाकिस्तानी कौन से टक्कर का निकल रहा है बंदा जो आगे, मैं कहता हूं जो 15 मिनट खड़ा होकर इंग्लिश में तकरीर कर सकता हो अमेरिकन टॉपिक्स के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बात करे कि गुजराड़े चाज की हो रहा है मैं कह रहा हूं, लेकिन कोई है बंदा, होता तो निकल आता ना, अजय बंदा निकल आता हमें से भी, कोई हमें से भी निकलता ना कोई, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि हम लोगों को, हम कौन है यहाँ जो ओवरसीज पार्क, हमें आपने रिजेक्ट करके यहां भेजा है। हम बॉर्डरों से जलील होते होते यहां पहुंचे हैं, और हमें आते पहले 30 साल अपनी भूख कटने हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि हम यहां आते हैं, पहले 15-20 साल तो लगा के पहले पिंड से मकान बनाने हैं। हाँ, एक करें खान साहब को नई स्कीम आप इंट्रोड्यूस कराएं कि हमारे घर जो हैं, जो हम उधर अपने देहातों में पिंडों में बनाए हैं, उन पे या उनको ले लें किराए पे, या उनको भेज देते हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी डोनेशन दें, मकान ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, वरना क्या ऐसी मोहब्बत से पास आए, साढ़े नाल मजाक ना करो। हाँ, एक और भी साथ लतीफा सुना जाता, वो कहते हैं शहीदां नाल मजाक ना करो। लेकिन हम एक ऐसी कौम है, पहले आपने जलील करके निकाला है, हमें वहां नौकरियां आपने नहीं दी, ठीक है जी। हमें, मेरा मतलब कोई फ्यूचर नजर आता है तो कोई जाता है बंदा बाहर जाके जलील होता है बंदा अपने घर में, पहले तो जलील करके निकाला है। अब कहते हैं जी पैसे दो, चाहे वो मलक बोस्तान हो चाहे अमीरुल मोमिनीन हो। मैं मलक बोस्तान साहब से कहूंगा, यार मलक साहब, सबसे पहले तो आप ये फेवर दें, आप जाएं जमान पार्क, खान साहब से लिस्ट लें, वो जो डॉक्टरों की लिस्ट है, उनसे राब्ता करें कि आप हमें पैसे भेजें। उन टैक्सी ड्राइवरों ने क्यों तुम तंग कर दे हो जी, डोर डैश वाले ते ऊपर वाले क्यों तंग कर दे, वो बेचारे जगह ही शहीद ने। मजाक करना बंद करो। तार साहब, ये दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती कि किसी हुकूमत ने अपने लोगों को कहा हो कि हमारे अपने मुल्क में वापस पैसे भेजें और डॉलर भेजो, हम उस डॉलर से जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऊपर जाएगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होगा। तो ये दुनिया में कहीं मिसाल मिलती है, और ये तो कभी किसी ने नहीं कहा। तो ये पाकिस्तानी क्यों, तार साहब, आप खुद आप अमेरिका में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, आपने अमेरिका में बड़ा नाम बनाया है, ये क्यों क्या तकलीफ है पाकिस्तानियों को जो इतने पैसे भेजते हैं वहां पे? ये वतन से मोहब्बत है, ये उसकी हुकूमतें नजायज फायदा उठा रही है मुल्क से मोहब्बत का? और ये आपको किसने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई को पैसे भेज, वो अपने माँ प्यो ईदी भेजने दे कहते यार सानू पैसे ही नहीं आ गए। आज ईद वाला आपने अभी कहा कि जी इतने बिलियन इस महीने आ गए, $2.5 बिलियन अभी गए हैं इसमें। ईद है, रोजे चल रहे हैं, ते भुख ना तुसी जिन्होंने माँ प्यो पीछे बैठे ने उन्होंने उनको पैसे तो भेज रहे हैं। ये किसने गलतफहमी आपके मुंह में डाल दी आपके ये बात में कि ये पीटीआई उनको भेज रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तान? वो अपने माँ बाप को भेजते हैं, वो अपने बहन भाइयों को वहां भेजते हैं। आप कह देते नहीं जी पीटीआई को पैसे आ रहे। और दूसरा उसमें चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है, आपने कभी मुल्क ऐसे देखे हैं जो 76 साल से खैरात पे चल रहे हैं? आपने कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर बताएं, आज मैं ये बात, कभी सऊदी अरब के पास, कभी यूएई के पास, कभी आईएमएफ के पास, कभी चाइना के पास, कभी आपने तवज्जो दी है कि कोई इंडस्ट्री के ऊपर ही तवज्जो दे लें? आज तक किसी के मुंह से, अमीरुल मोमिनीन से लेकर शहबाज शरीफ सबसे जो बैठे हैं इस वक्त, इनके मुंह से ये निकला हो आए मिलकर डिजिटल पाकिस्तान बनाए, आए आज यहाँ पे हर पाकिस्तान के शहर के अंदर आईटी सेंटर बनाए, आए इनको बच्चों को सिखाएं कि अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग किस तरह करनी है, आए इनको बताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। किसी के मुंह से सुना हो ये लफ्ज? कोई लफ्ज। मैं आज आप सबसे बड़ी बात है, एक तो खैर अब भारत से 100 साल एटलीस्ट 100 साल पीछे हैं। मैं सिर्फ 8 साल की स्टोरी बताना चाहता हूं, 8 साल की। 8 साल पहले वहां पे 60 मिलियन लोग थे जो इंटरनेट पे एक्सेस थे। आज उनकी एक्सेस 800
850 मिलियन है जो लोग इस वक्त इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। एक महीने में $8 बिलियन की यूपीआई ट्रांजेक्शन होती है वहां पे, 8 साल के अंदर, 8 साल के अंदर। आज भी किसी चीज की बुनियाद रखें आप पाकिस्तान में, मैं कहता हूं नारा किसी जो भी हो, आज ये नारा लगाए, इमरान खान को चाहिए, चले ठीक, शहबाज शरीफ, किसी को, कोई मुखलस हो पाकिस्तान के लिए, कहें जी आया हर शहर के अंदर आईटी सेंटर बनाए, आए सारा ये काम करें। 10 साल बाद आप पाकिस्तान की तकदीर बदली देंगे। आज बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना शुरू करें, आज 10 साल बाद पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन ये जिनके बच्चे खुद लंदन में बैठे हैं क्यों नहीं बात करते, ये जिहाद पे क्यों लेके जा रहे हैं बच्चों को? क्योंकि आपने, चीमा साहब, यही मेरा अलमिया है। 76 साल से आप कह रहे हैं क्या कौन सा मुल्क है जो ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे मांग रहा है? कौन सा ऐसा मुल्क है जो 40 कर्जे पे रहा हो? कौन सा ऐसा मुल्क है जो बैंकरप्सी? श्रीलंका से भी आपके हालात इन्फ्लेशन में ज्यादा बुरे हैं, अफगानिस्तान से भी बुरे हैं। कभी मुल्क आपने ऐसे देखे जिनका कारोबार ही जो है वो सिर्फ दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना है? कितने मुल्क आपने देखे हैं जो इस वक्त, जो जिनको कहा, जिनका नाम लिया जाए, देखे ना मुल्कों के नाम लिया जाए, सऊदी अरेबिया, हरमैन शरीफैन, भारत आईटी टेक्नोलॉजी है जी। आपका नाम ले तो दुनिया पर पूछे ना किसी से कि आप पाकिस्तान का नाम ले तो क्या नजर में आता है? फ्रॉड, धोखा, दहशतगर्दी, अपॉर्चुनिस्ट, डबल गेम।